अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में टेंशन को लेकर डब्ल्यूओएन की काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। हार्डी बॉयज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर मैट हार्डी का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। ब्रायन डैनियल्सन के रेसलिंग में फेवरेट थीम म्यूजिक को लेकर ब्रायन ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइज वहीं यंग बक्स के बिना एईडब्ल्यू के क्रिएशन को लेकर एमजेएफ का बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एनजेपीडब्ल्यू के मोस्ट प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट एनजेपीडब्ल्यू जीवन क्लाइमेक्स की। गाइड यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एनजेपीडब्ल्यू के 1 महीने लंबे टूर्नामेंट के बाद अब इस साल का जीवन क्लाइमेक्स भी ओवर हो चुका है और 2024 के अंदर जैक सेब्रे जूनियर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन विनर बन चुके गए। और अब यहाँ पर जबकि जीवन क्लाइमेक्स ओवर हो चुका है तो गाइड चलिए फाइनली मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का जीवन क्लाइमेक्स ओवरऑल अटेंडेंस के मामले में लास्ट ईयर के मुकाबले कैसा रहा है। वेल बात करें सबसे पहले लास्ट ईयर के जीवन क्लाइमेक्स की, तो गाइड लास्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू ने हमेशा की तरह टोटल उनके 19 शो किए थे, जहां पर 19 शो के बाद एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स की ओवरऑल अटेंडेंस करीबन यहां पर 53,277 के बराबर थी। और लास्ट ईयर एनजेपीडब्ल्यू के पूरे जीवन क्लाइमेक्स के 19 शोज के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स की फाइनल अटेंडेंस 53,277 थी। और इस हिसाब से एवरेज पर शो के ऊपर जीवन क्लाइमेक्स की अटेंडेंस करीबन 2804 के बराबर थी। बट गाइस यहीं इस साल 2024 के अंदर एनजेपीडब्ल्यू ने जब जीवन क्लाइमेक्स में टोटल 19 शो किए तो एनजेपीडब्ल्यू के जीवन क्लाइमेक्स की फाइनल अटेंडेंस लास्ट ईयर के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और इस साल एनजेपीडब्ल्यू के जीवन की फाइनल अटेंडेंस 48,683 के बराबर है। और इस साल जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर टोटल यहां पर 19 शोज के ऊपर करीबन यहां पर 48,683 लोग आए, जिस हिसाब से पर शो की एवरेज अटेंडेंस करीबन यहां पर 2562 के बराबर होती गई। और जैसा कि मैंने जीवन क्लाइमेक्स के शुरू होने के पहले ही बोला था कि एनजेपीडब्ल्यू के इस साल का जीवन क्लाइमेक्स लास्ट ईयर के मुकाबले फ्लॉप होने वाला है। अब यहां पर फाइनली अटेंडेंस से यह बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल का जीवन क्लाइमेक्स डाउन रहा है। और गाइड लगभग यहां पर ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर इस साल के जीवन क्लाइमेक्स के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले करीबन 5000 कम लोग आए। वेल गाइड यहां पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहां पर एनजेपीडब्ल्यू कंपनी दोबारा कभी उनके पीक पर आ पाती है या नहीं, क्योंकि गाइस 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक से पहले 2019 में जब एनजेपीडब्ल्यू का जीवन क्लाइमेक्स हुआ था तो करीबन 92,345 लोग जीवन क्लाइमेक्स के ऊपर आए थे, जो यहां पर इस साल के करीबन दोगुना के बराबर है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि दोबारा क्या कभी एनजेपीडब्ल्यू के अंदर 90,000 से लोग ज्यादा जीवन क्लाइमेक्स पर आते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में यंग बक्स के इन्वॉल्वमेंट की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, यंग बक्स एईडब्ल्यू के उन रेसलर्स में से गए जो एईडब्ल्यू के फाउंडेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन थे। और यंग बक्स कोडी रोड्स केनी ओमेगा के साथ मिलकर टोनी खान ने एईडब्ल्यू कंपनी की फाउंडेशन की गए। और इस हफ्ते अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अमेरिकन चैंपियन एमजेएफ की तरफ से यंग बक्स के एईडब्ल्यू के क्रिएशन में इन्वॉल्वमेंट को लेकर बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर यंग बक्स जितना काम करते गए उन्हें यहां पर उतना अप्रिशिएशन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और लोग यहां पर चाहे इंटरनेट पर जितना भी यंग बक्स को हेट करे, लेकिन इस बात को कोई भी नहीं बदल सकता है कि अगर यंग बक्स नहीं होते तो आज यहां पर ये कंपनी नहीं होती। और गाइस यहां पर एमजेएफ का ये कहना है कि वो यहां पर यंग बक्स की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते गए, क्योंकि यंग बक्स वो मेन रीजन थे जिसकी वजह से आज यहां पर एमजेएफ एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि बक्स ने अगर ये कंपनी नहीं खोली होती तो एमजेएफ आज यहां पर इस कंपनी के ऊपर ही नहीं होती। और एमजेएफ का ये कहना है कि बिना यंग बक्स के एईडब्ल्यू का क्रिएशन इम्पॉसिबल था, क्योंकि टोनी खान ने बक्स को सबसे पहले एईडब्ल्यू के क्रिएशन के लिए कॉन्टेक्ट किया था। और बिना बक्स और टोनी खान के मीटिंग के एईडब्ल्यू कंपनी कभी भी नहीं खुलती। वेल डेफिनेटली ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है कि यंग बक्स एईडब्ल्यू के क्रिएशन का वन ऑफ द मेन रीजन थे। बट गाइस जैसा कि मैंने पहले भी काफी बार कहा है कि एईडब्ल्यू कंपनी के क्रिएशन का क्रेडिट ना तो यंग बक्स को जाता है और ना ही कोडी रोड्स को जाता है। और ये बात बिल्कुल ही गलत है कि बिना यंग बक्स और कोडी के एईडब्ल्यू कंपनी नहीं खुलती। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं हार्डीज के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, हार्डी बॉयज के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद वो यहाँ पर करंटली टीएनए के ऊपर काम कर रहे गए। और वैसे तो हार्डीज टीएनए के ऊपर काम कर रहे गए, बट गाइस टीएनए के अंदर हार्डीज ने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया ही। और अब यहाँ पर फाइनली
फाइनली हार्डिश के WWE पर रिटर्न होने को लेकर मैट हार्डी ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर मैट हार्डी ने ये कंफर्म किया है कि WWE के समर स्लैम वीकेंड के अंदर हार्डी बॉयज ने लंबे टाइम के बाद WWE के बैक स्टेज एरिया को विजिट किया था और हार्डी बॉयज को WWE के बैक स्टेज पर जाकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और हार्डी बॉयज डेफिनेटली ये चाहेंगे कि वो यहाँ पर उनके करियर को WWE के ऊपर ओवर करे और हार्डी बॉयज ने ऑलरेडी यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट से बात भी की गई और गाइज यहाँ पर मैट हार्डी ये बिलीव करते गए कि क्योंकि हार्डी ने उनके करियर की शुरुआत WWE से की थी तो वो यहाँ पर उनके करियर का एंड भी WWE के ऊपर करना चाहेंगे और हार्डी बॉयज WWE पर रिटर्न होकर वन लास्ट टाइम टैग टीम के तौर पर काम करने के बाद इवेंचुअली यहाँ पर हॉल ऑफ फेमर बनना चाहते गए और मैट हार्डी ये होप करते गए कि फैंस को जल्द ही WWE पर हार्डिश का रिटर्न और हार्डिश को हॉल ऑफ फेम में देखने को मिलेगा। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE ऐसे टाइम पर हार्डी बॉयज को कंपनी के अंदर लेती भी है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। वेल गाइज इस हफ्ते ब्रायन के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन ने यहाँ पर रेसलिंग बिजनेस में उनके फेवरेट थीम म्यूजिक को लेकर बात की, जहाँ पर ब्रायन से जब ये पूछा गया कि रेसलिंग इंडस्ट्री में वो कौन सा थीम म्यूजिक है जो ब्रायन डेनियल्सन को सबसे ज़्यादा पसंद है, तो गाइज ब्रायन जवाब देकर ये बोलते गए कि रेसलिंग बिजनेस में ऐसे बहुत सारे थीम म्यूजिक है जो यहाँ पर ब्रायन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और NJPW सुपरस्टार मिनोरू सुजुकी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सहित काफ़ी सारे रेसलर्स के म्यूजिक ब्रायन को काफ़ी पसंद है और ब्रायन को यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक भी काफ़ी बढ़िया लगता है। बट ब्रायन को जिस रेसलर का म्यूजिक सबसे ज़्यादा पसंद है वो यहाँ पर CM पंक है और गाइज ब्रायन का ये कहना है कि ब्रायन को CM पंक के करंट थीम म्यूजिक के मुकाबले CM पंक का ओरिजिनल थीम म्यूजिक सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है और ब्रायन का ये कहना है कि CM पंक के WWE पर आने से पहले ROH के अंदर CM पंक जो थीम म्यूजिक यूज करते थे ब्रायन को वो थीम म्यूजिक आज भी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है और गाइज यहाँ पर ब्रायन का ये कहना है कि जब भी CM पंक उस म्यूजिक के ऊपर ROH के अरीना में एंटर होते थे तो गाइज ब्रायन को पर्सनली गूस बॉम्ब्स आते थे और आज भी रेसलिंग बिजनेस के अंदर ब्रायन को CM पंक का ROH थीम सबसे ज़्यादा पसंद है। वेल गाइज आपको रेसलिंग बिजनेस का कौन सा थीम सॉन्ग सबसे ज़्यादा पसंद है आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लॉकर रूम में टेंशन होने की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जब भी यहाँ पर AEW का कोई बड़ा पेपर व्यू आता है तो AEW के पेपर व्यू से पहले रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर की तरफ से AEW के लॉकर रूम और बैक स्टेज को लेकर कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज आती गए और एक बार फिर से यहाँ पर ये लेगेसी कंटिन्यू हो रही गए क्योंकि गाइज इस हफ्ते डेव मिल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर मिल्जर ने यहाँ पर AEW के लॉकर रूम में टेंशन होने को लेकर बात की, जहाँ पर मिल्जर का ये कहना है कि वैसे तो यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर इस समय रेसलर्स के बीच में कुछ खास ज़्यादा टेंशन नहीं गए। बट गाइज AEW कंपनी के अंदर जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में AEW कंपनी की पॉपुलरिटी घटी गए और जिस तरीके से AEW के लाइव अटेंडेंस दिन पर दिन डाउन जाती जा रही गए उसकी वजह से AEW के लॉकर रूम के अंदर काफ़ी सारे रेसलर AEW कंपनी को लेकर कंसर्न थे और AEW के बैक स्टेज के ऊपर करेंटली यहाँ पर AEW कंपनी के पॉपुलरिटी को लेकर काफ़ी सारे रेसलर यहाँ पर टेंशन में चल रहे गए। वेल गाइज मैंने तो ये पहले ही कहा था कि जब भी यहाँ पर AEW का कोई पेपर व्यू आएगा तो डेव मिल्जर पेपर व्यू के पहले ऐसी आलतू फालतू बातें करने वाले गए और इसीलिए मैं इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना नहीं चाहूँगा। बट गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।